देखते हैं ना। तो यहाँ पे हो गया कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जिसके द्वारा जीव क्या करता है, अपना अनुरक्षण करता है, यानी कि मेंटेनेंस करता है, उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है जैविक क्रियाओं, जैविक माने जीव और उनका क्रिया, ठीक है। तो जैविक क्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट, यानी कि उनका जो कोशिका वगैरह जो भी चीज है या फिर हड्डी वगैरह जो भी चीज है, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए किस चीज की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा जो है, ऊर्जा बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ऊर्जा किस चीज से मिलता है, किसी भी जीव को पोषण से प्राप्त होता है। इतना तो पता चल गया। फिर से समझते हैं इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, जैविक क्रियाओं के संचालन एवं टूट फूट की मरम्मति को, टूट फूट को रोकने के लिए माने जो भी क्रिया है उनको करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा के लिए जीवों को किसकी जरूरत पड़ती है, पोषण की जरूरत होती है। किसकी, पोषण की जरूरत होती है। इतना तक तो समझ में आ गया। अब देखते हैं कि जैव प्रक्रम में होता क्या है भाई, होता क्या है, या फिर पहले उसके पहले समझ जाओ। ऊर्जा जो होता है वह प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थ को, यानी कि जो भोजन करेंगे, जब उसका पोषण होगा, जब वह मेरे शरीर में लगेगा, नहीं कहते हैं कि अन्न दाना नहीं लगे तेकरा, तो जब अन्न दाना लाग जाए तबे ना ऊर्जा मिली। तो वैसा ही हो गया क्या, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, जो पोषण क्रिया से प्राप्त होता है। कौन सी क्रिया से प्राप्त होता है, पोषण। जब तक हम खाना खाएंगे नहीं, वह पचेगा नहीं, तब तक यह पोषण मेरे लिए हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इतना तक समझ में आ गया। अब जैव प्रक्रम में कौन कौन चीज आता है, पोषण आता है, श्वसन आता है, परिवहन तंत्र आता है, उत्सर्जन आता है, नियंत्रण और समन्वय आता है, ये सब चीज आता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पोषण के बारे में आप जानते होइएगा कि पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। पोषण किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव क्या करता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और तब उसके बाद क्या करता है, उसका उपयोग करता है। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, श्वसन। तो वृहत रूप से उन सभी क्रियाओं को कहते हैं जिसके द्वारा जीवों को क्या मिलती है, ऊर्जा माने मिलती है। उसके बाद में परिवहन तंत्र, यानी कि भोजन करते हैं, पेट में जाता है, पचता है, पचते के बाद मतलब कि शरीर के अंदर खाद्य पदार्थ का जाना, और उसके बाद खाने के बाद जो पच जाता है, पचने के बाद जो बचता है अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकालना क्या कहलाता है, परिवहन तंत्र होता है, ठीक है। तो निकालने की जाने की क्रिया परिवहन हो गया, और निकालने की क्रिया क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया। ये सारे के सारे जैव प्रक्रम में ही आता है। इतना तो समझ में आ चुका है। अब आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, तो पोषण के बारे में। अब हम लोग शुरुआत करते हैं किस चीज के बारे में, पोषण के बारे में, जो पहले भी पढ़ा चुके हैं। पोषण किसे कहते हैं, सबसे पहले हमको ये परिभाषा याद कर लेना होगा कि पोषण किसे कहते हैं। तब पोषण किसे कहते हैं, पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। ध्यान से समझिएगा, सुन लीजिए, ध्यान रखिएगा, लिखे नहीं है, सिर्फ समझिए आप लोग कि पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है तथा उसका उपयोग करता है। पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है तथा उसका उपयोग करता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको जानना है कि पोषण कितनी विधि होते हैं, पोषण की कितनी विधि होती है, दो। कौन कौन, तो स्व पोषण एक हो गया और दूसरा क्या हो गया, पर पोषण। स्व पोषण को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो होता है ना, यह दो ग्रीक भाषा शब्दों, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक हो गया ऑटो, एक हो गया ट्राफ। क्या चीज, ऑटोट्रॉफ। तो ऑटो का मतलब होता है स्व, ठीक है, ऑटो टेम्पू, टेम्पू वाला नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्व यानी स्वतः यानी स्वयं। और उसके बाद में ट्राफ का मतलब होता है क्या, पोषण। यानी कि स्वपोषण किसे कहते हैं, तो स्वपोषण वह पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। स्वपोषण किसे कहते हैं, तो पोषण, श्वसन की वह विधि, सॉरी, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता है। समझ में आया। जैसे हम लोग अगर खाना खाते हैं तो हमको खाना खाने के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर, माने भोजन प्राप्त करने के लिए, अनाज वगैरह पाने के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, पेड़ पौधे पर। दूध दही प्राप्त करना है तो पशुओं पर, अंडा है तो मुर्गा पर निर्भर है कि नहीं है, कि नहीं, कि मुर्गी अंडा, मुर्गा अंडा देगा कि मुर्गी, हाँ, तो मुर्गी अंडा देवे नहीं करेगा तो हम लोग अंडा खाएंगे कहां से, तो हम किस पर निर्भर है, दूसरे जीवों पर।
तो हम लोग स्वपोषी नहीं हुए। स्वपोषी वैसा हुआ जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? इतना समझ में आ गया? तो स्वपोषी में कौन आ जाएगा? हरे पौधे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा पहले हरे पौधे के बारे में यानी कि स्वपोषण के बारे में पढ़ लेते हैं, बाद में थोड़ा सा यहाँ पढ़िए लीजिए बाद में। यहाँ पे परपोषण का मतलब क्या होता है? परपोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग दूसरे पर निर्भर है कि नहीं है, तो जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं हम? परपोषण। देखो पर यहाँ पे लिखा भी है हेट्रोट्रॉपिक, यानी कि यह दूसरे जीवों पर जो निर्भर रहता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण। यानी कि विषम, विषम भिन्न दूसरे पर, और पोषण का मतलब ट्राप का मतलब हो गया पोषण, यानी कि जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? परपोषण। इतना समझ में आ गया? अब परपोषण जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मृत जीवी पोषण, प्राणी संपोषण और परजीवी पोषण। इतना तो समझ में आ गया। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वपोषण के बारे में। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है कि हरे पौधे में एक प्रकार की रचना होती है। तो भाई सही बात है, सब में कोई ना कोई रचना होता है। तो हरे पौधे के बारे में पढ़ते हैं। तो हरे पौधे में एक विशेष प्रकार की रचना होती है जिसे हम लोग हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ध्यान से समझना, अगर आपसे पूछा जाए हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट किस में उपस्थित रहता है? हरे पौधे में। अब ध्यान दो कि क्लोरोप्लास्ट में ही हरे रंग का वर्णक पर्णहरित जो होता है ना, या मतलब हरे रंग का वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल होता है। ध्यान से समझिएगा, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में देखो हरे पौधा में यानी कि पत्तियों में क्या पाया गया? क्लोरोप्लास्ट पाया गया। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में क्या पाया गया? क्लोरोप्लास्ट पाया गया। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया गया? क्लोरोफिल पाया गया। क्लोरोफिल ये सब लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा है। देखो ध्यान से समझना, हरे पौधे में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? समझ में आ गया? किसमें कौन सी पाया जाता है? समझ में आ गया? अब उसके बाद देखिएगा, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो किसके कारण बताओ? हरित लवक के कारण होता है कि क्लोरोप्लास्ट के कारण? सॉरी, हरित लवक को ही तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है या क्लोरोफिल के कारण होता है या किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? स्वपोषण कितने प्रकार के होते हैं? स्वपोषण जो होता है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है। उसके बाद में परपोषण जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है उसे हम परपोषण कहते हैं। इतना समझ में आ गया? अब एक बात और समझना है कि हरे पौधे को क्या कहा जाता है? प्रकाश, यानी कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ही भोजन बनाता है कौन? हरा पौधा। यानी आप जब समझे कि स्वपोषण करने वाला एक ही है कौन? हरे पौधे। तो भाई जब वह दूसरे जीवों पर निर्भर ही नहीं है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, तो आखिर ये अपना भोजन बनाता कैसे है? तो अपना भोजन वह किसके कारण बनाता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। तो फिर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसमें होती है? इतना समझ में आ गया? फिर मिटाते हैं तब बताते हैं, आपको समझाते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि देखो मैथ नहीं ना है कि बताते चलेंगे समझाते चलेंगे। अगर हम लिखेंगे तो लिखने में ही समय बीत जाएगा। इससे अच्छा है लिख देते हैं तब समझाएंगे तो कम देर में ज्यादा समझ पाओगे, ठीक है कि नहीं? मैथ रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे बताते हैं। आगे क्या है कि सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण तक तो हो गया। प्रकाश संश्लेषण देखो अभी आगे पढ़ना है आपको, ठीक है, कि पत्तियों में क्या क्या है ये चीज। लेकिन अभी आपको क्या करना है? प्रकाश मृत जीवी के बारे में, यानी कि परपोषण का क्या है भेद जो है ना, कितने प्रकार के होते हैं, तो उन सब के बारे में। उसके बाद सुनिएगा, मृत जीवी पोषण क्या होते हैं। अभी बताया ना परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि मृत जीवी पोषण जो होता है ना, वह एक ग्रीक भाषा से मिलकर के बना हुआ है जो क्या है? सैप्रोस, जिसका अर्थ होता है
अवशोषण, देखो अवशोषण, शोषण, शोषण कर लेना यानी कि चूस लेना, क्या कर लेना, चूस लेना, यानी कि एक चीज और बताते हैं, अवशोषित कर लेना है, अवशोषित कर लेना यानी खत्म कर देना, अवशोषित कर लेना यानी खत्म कर लेना। मतलब क्या हो गया, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत तथा सड़े गले वस्तुओं से, यानी कि जैसे कोई पशु वगैरह मर जाता है, मरता है कि नहीं, फेंक दिया, अब तो नहीं लेकिन पहले फेंक वगैरह दिया जाता, फेंक दिया जाता था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मृत तथा सड़े गले वस्तुओं से क्या करता है, प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे गोबर छत्ता की बात होती है, कवक होता है, और भी चीज है, लेकिन इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखा हुआ है, अपघटक किसे कहते हैं, तो देखो जो भी माने कचरा वगैरह जो मरा हुआ चीज था उसको खत्म कर देता है ना, उसी को क्या कहते हैं, अपघटन करता कहते हैं, माने खत्म करने वाला चीज कहते हैं। जैसे मान के चलो कोई पशु मर जाता है, उसको फेंक दिया जाता है, तो उसको खत्म करने वाला कोई ना कोई होगा ना, वहां से साफ कर देने वाला, तो जो खत्म कर देता है उसको अपघटन करता है, और जो कचरा होता है उसे अपघटन कहते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग कवक जो है, कवक बैक्टीरिया, हम लोग कवक नहीं, मतलब कवक, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजुआ जो होते हैं, ये अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तरल अवस्था के रूप में ग्रहण करते हैं। इतना तक समझ में आ गया। अब सुनिए क्या लिखा हुआ है, और क्या करते हैं, तरल अवस्था में ही अवशोषित कर लेते हैं, मतलब अपने अंदर ले लेते हैं। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे परजीवी पोषण की बात करते हैं, तो परजीवी जो पोषण होता है ना, वह किस दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पारा और साइटोस, पारा और साइटोस, पारा और साइटोस। पारा का मतलब होता है बगल में, पार्श्व, समझ में आया, जैसे किसी के शरीर में सट करके, ठीक है, बगल में रह करके, नहीं कहते हैं कि सट के अपन काम निकाल ला, बात खत्म, काम हो जाएगा फिर छोड़ दिया, तो वैसा ही क्या करता है, सट जाता है। जैसे जोंक क्या करता है, सट जाता है, जब खून पी जाता है तो पीने के बाद में क्या कर देता है, उसको छोड़ देता है। तो यह प्रक्रिया क्या हो गई, तो पारा मतलब पार्श्व, बगल में हो गया, साइटोस का मतलब हो गया पोषण, यानी कि जो बगल में रह करके, यानी कि शरीर में सट करके अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, ऐसे जीवों का अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मतलब जो ऐसे जीव यानी कि परजीवी जो जीव होते हैं ना, वह किसी भी प्राणी के शरीर में कार्बनिक पदार्थ होता है, उसी को वह क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है, जो जीव यह विधि करता है उसे, मतलब जैसे मान के चलो, जो जीव, जैसे हम जोंक की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, जोंक की, तो जोंक जो है वह क्या हो गया, तो परजीवी हो गया। कौन सा जीव हो गया, परजीवी। और किससे, तो मनुष्य से अपना भोजन यह ग्रहण करेगा, चाहे किसी जानवर से, तो इसको कहेंगे पोषी और इसको कहेंगे परजीवी। समझ में आया, यानी कि जिस जीव से जीव के संपर्क में रह रहा है वह जीव उसके लिए हो गया पोषी, और जो जीव अपना भोजन ग्रहण कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, परजीवी। इतना तक समझ में आ गया। अब सुनिए क्या लिखा हुआ है, परजीवी तथा जिस जीव के शरीर से अपना भोजन, यही तो है, कोई दिक्कत। पोषी किसे कहते हैं, देखो जो भी लिखा हुआ है उसको एक बार बता देते हैं। मृतजीवी समझ में आ गया, मृतजीवी यानी कि क्या होता है, सैप्रोस, इसका अर्थ क्या होता है, अवशोषण। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण की वह विधि जो क्या करता है, कोई भी जो जीव अपना भोजन किसी मृत सड़े गले वस्तुओं से प्राप्त करता है उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं, और वह जीव क्या कहलाता है, मृतजीवी कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में तो जैसे आप बताओ, आपसे कोई पूछेगा कवक क्या है, तो मृतजीवी है, बैक्टीरिया क्या है, मृतजीवी है, कुछ प्रोटोजोआ है, कुछ अलग भी है। ठीक है, अब परजीवी किसे कहते हैं, तो वह पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव किसी दूसरे के जीव के संपर्क में रह करके क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं। अब आगे समझना है कि यहाँ पर कि जैसे पौधे में कौन होता है, अमरबेल एक पौधा है जो दूसरे पौधे को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, खा जाता है। ठीक है, और गोल कृमि हो गया, टेपवर्म हो गया, मलेरिया परजीवी हो गया, ये सब चीज हो गया। हुकवर्म में भी आता है। ठीक है, उसके बाद में अब आगे पढ़ते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे से ग्रहण कर लेता है वह जीव क्या कहलाता है, वह जीव जो देखो, वह माने वह जीव जो दूसरे से अपना ग्रहण कर रहा है भोजन, इसमें हम क्या परजीवी में कर रहे हैं कि अगर मान के चलिए जोंक की बात कर रहे हैं,
मनुष्य के शरीर में सट करके उसका खून पी रहा है, तो मनुष्य हो गया पोषी, और वह जीव क्या हो गया, जो पी रहा है, जो अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, परजीवी। इतना तक समझ में आ गया? ठीक। अब क्या है, प्राणी संपोषण, यानी प्राणी, देखो एक प्राणी दूसरे प्राणी को खा रहा है, एक प्राणी दूसरे प्राणी को क्या कर रहा है, खा रहा है। तो सबसे पहले आप समझो कि प्राणी संपोषण जो होते हैं ना, वो अभी क्या है, जिसका मतलब होलो और जोई। तो होलो का मतलब होता है पूर्ण रूप से, यानी पूरी तरफ से उसको खा जाना। यानी कि देखो हम लोग चावल दाल ये सब चीज खाते हैं ना, या मीट मछली अंडा जो भी कुछ खाते हैं, दूध दही भी खाते हैं, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव ठोस अथवा तरल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है। ठोस के रूप में हो अथवा तरल के रूप में हो, यानी कि दूध दही मक्खन हम लोग खाते हैं, तरल के रूप में हो गया कि नहीं, और ठोस हो गया, चावल हो गया, मीट मछली हो गया, ये सब चीज। तो कहता है कि प्राणी संपोषण वह विधि है, पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में क्या करता है, रूप में जंतुओं के भोजन की तरह, माने जैसे जंतु भोजन ग्रहण करता है ना, ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग जैसे ग्रहण करते हैं ना, यानी कि हम लोग के भोजन ग्रहण करने की विधि क्या है, प्राणी संपोषण विधि है। समझ में आ गया? तो इसमें कौन आ जाएगा, मेढक हो जाएगा, सांप हो जाएगा, और मनुष्य हो जाएगा, जानवर वगैरह हो जाएगा। समझ में आ गया? इतना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे होलो और जोइक बनता है, यानी यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, होलो और जोइक। होलो का मतलब होता है पूर्ण रूप से या पूरी तरह, और जोइक का मतलब होता है जंतु जैसा। जो जंतु की तरह पूरी तरह जंतु की तरह भोजन करता है ना, जंतु के जैसा भोजन करता है, उसी को क्या करते हैं हम लोग, प्राणी संपोषण। अब कहता है वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। यानी कि जैसे हम लोग जो हो गए, हम लोग क्या हो गए, प्राणी संभोजी जीव हो गए। समझ में आया? कौन सा जीव हो गए, प्राणी संभोजी जीव हो गए। जैसे अमीबा हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब चीज। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, पौधे में पोषण, यानी पौधे का जो पोषण होता है, भोजन होता है। तो आप लोग तो जान ही गए कि पौधे जो है वह भोजन किस विधि द्वारा ग्रहण करता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। तो ध्यान से समझना है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे को किस किस चीज की जरूरत होती है और कैसे अपना भोजन ग्रहण करता है, यही हम लोग को समझना है। इतना समझ में आ गया? तो सुनिएगा, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, पौधे अपना भोजन बनाता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है, तो पौधे द्वारा भोजन बनाने की विधि को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। पौधे द्वारा भोजन बनाने की विधि को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखो अभी ध्यान से समझोगे ना, तो ही क्या होगा, समझ में आएगा। जितना ज्यादा इस पे ध्यान केंद्रित करोगे, मेरी बातों को सुनोगे, हम बोल बोल के आपको लिखवा तो नहीं रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं। तो बोलते हैं उस बात को यदि तुम समझते हो, सुनते हो ध्यान से, तभी तो जाकर के आगे आपको समझ में आएगा। क्या अगर लिखवा देते तो कह देते कि जाओ अपने घर से याद करके आना, रट के आ जाना, हो जाता। लेकिन समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए, जहां दिक्कत है वहां पे बोलिए। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसे कहते हैं, पौधे द्वारा भोजन बनाने की विधि को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। समझ में आ गया? चलिए अब उसके बाद क्या है, प्राणी संपोषण के बारे में। किसके बारे में, प्राणी संपोषण, यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं, यानी अपना भोजन क्या करता है, ठोस अथवा तरल के रूप में जो ग्रहण करता है ना, उस प्रकार के विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण। जैसे अब इसमें कौन सा जीव आता है, तो मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, गाय हो गया, बकरी वगैरह इत्यादि, यानी जो भी, जैसे हम भोजन करते हैं, दाल भात सान के खा लेते ही नहीं, या एकदम मुर्गा मसलम जो भी है, मुर्गा मछली जो भी है, पूरा एकदम खाते हैं कि नहीं खाते, दूध दही मक्खन। तो लिक्विड यानी कि क्या कहते हैं, तरल पदार्थ के रूप में भी लेते हैं और ठोस के रूप में भी लेते हैं। तो इस प्रकार की जो पोषण की विधियां होती है, भोजन ग्रहण करने की विधि होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। इतना तक क्लियर? प्राणी संपोषण यानी कि होलो और जोइक दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। प्राणी संपोषण दो शब्दों से मिलकर, कौन कौन, तो होलो और जोइक। होलो का मतलब होता है पूर्ण रूप से, यानी कि या फिर पूरी तरह क्या करता है, जंतु के जैसा जो भोजन करता है ना, पूरी तरह से जो जंतु, माने पूरी तरह जंतु के जैसा जो भोजन करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समझ में आ गया? अब वैसे जीव जिसमें इस विधि से पोषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी कहते हैं। यानी कि हम लोग क्या हो गए, हम लोग जो जीव है वह कौन सा जीव है,
प्राणी समभोजी जीव है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जैसे अमीबा हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया। अब हम पढ़ते क्या, पौधे में पोषण। आपको बताया जा चुका है कि पौधे में पोषण होती है वह किस विधि द्वारा होती है, प्रकाश संश्लेषण। कि वो क्या करता है, दाल भात भुजिया बनवाता है, बनाता है और खाता है। आखिर चावल दाल जो भी राशन लेके जाता है, हलवाई बनाता है, टेंट गिरवाता है और उसके बाद तब अपना भोजन बनाता है। कब भोजन बना, कैसे भोजन बना, कोई जानता भी नहीं है। और पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, ऊर्जा रख लेते हैं, ऑक्सीजन हमको दे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खुद यूज में ला लेता है। तो पता भी नहीं चलता कैसे अपना भोजन बनाया, चुरा नुका के ही अपना क्या कर लेता है। क्योंकि आप जानिएगा तो हम लोग तो है छूदर, बगल में देखेंगे कि बन रहा है तो चल जाएंगे भोजन करने उसके यहाँ। तो इसलिए भोजन यह तो क्या है, जब ये किसी से मदद ही नहीं लिया, यह स्वपोषी है पौधा। जब यह किसी से मदद नहीं लिया तो काहे दिखाएगा, काहे खिलाएगा किसी को, नहीं ना खिलाएगा। तो इसीलिए क्या करता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है ना, चुरा के करता है, किसी को भनक तक नहीं लगने देता है। भनक लगेगा तो भंडारा की तरह लोग वहां पे क्या हो जाएगा, फ्री का भोजन मिलेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। इसलिए पौधे चुरा करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, अपना भोजन बना लेता है। इतना तो पढ़ लिए हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि सभी पौधे पर्णहरित होते हैं। कैसे होते हैं, पर्णहरित। और वो क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की उसमें क्या होती है, क्षमता होती है। यानी पौधे में जो पर्णहरित होता है ना, उसी के कारण सूरज के प्रकाश को वह क्या करता है, अवशोषित करता है। और उसके बाद में क्या करे, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण अब देख लीजिए। 6CO2 प्लस 12H2O क्या कर रहा है कि सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के बिना भोजन नहीं बन सकता है। यानी कि पत्तियों में जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा, पौधे में जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा और सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा, तब तक यह भोजन नहीं बनाएगा। तो इसकी उपस्थिति में क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, C6H12O6 प्लस O6O2 प्लस क्या कर रहा है, 6H2O बना रहा है। और साथ में क्या निर्माण कर रहा है, ग्लूकोज। इतना समझ में आ गया। अब क्या है, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है शुरू से लेकर के अंत तक, यानी कि पूरी की पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो यह क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद आगे आपको बताते हैं पत्तियों में कौन कौन चीज उपस्थित रहता है, इसके बारे में आगे बताते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, पत्तियों में पैरेनकाइमा होता है। और उसी पैरेनकाइमा में देखो ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछे क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, तो पत्तियों के पैरेनकाइमा में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर, एक तो जानते थे कि पत्तियों में होता है, लेकिन पत्ती में कहाँ, पत्ती में कहाँ, तो पत्ती में कहाँ, पैरेनकाइमा में। समझ में आ गया, पत्तियों में कहाँ, पैरेनकाइमा में। अब यहाँ पे देखोगे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, पहले भी बताए थे ना कि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल। देखो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल। और पत्तियों का रंग हरा होने का कारण क्या है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सुनिएगा कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, हो गया। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषी अंगक, यानी प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, पत्तियों को। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है, समझ में। अभी मत कह देना कि जौन आदमी हरियर होगा वो सब किसके कारण होगा, हाँ तो समझिए। अब यहाँ पे फिर आगे सुनिए क्या लिखा हुआ है कि हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। अब हम अगर आपसे पूछते हैं कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं और प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग और प्रकाश संश्लेषी अंगक दोनों समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखा हुआ है, पत्तियों के बाहरी त्वचा पर। अब देखो पत्ती होता है, पत्ती समझते हैं ना, पत्ता, चाय पत्ती नहीं, केहू के फलनावा के पत्ती या चिल्लावा के पत्ती नहीं कहते हैं, ओहो लड़की के पत्ती। तो पत्ती वो पत्ती वाला नहीं, हस्बैंड वाला बात नहीं कर रहे हैं, पत्ता का बात कर रहे हैं। आम के पत्ता, पीपर के पत्ता, केरा के पत्ता, जौती के पत्ता कहा, वो पत्ता के बात हो रहा है। तो उसका जो मैंने पत्ता किसी चीज का होता है ना, तो उसकी बाहरी त्वचा पर, बाहरी जो ऊपरी त्वचा होती है ना, उस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसी छिद्र को क्या बोला जाता है, रंध्र या स्टोमाटा। तो रंध्र या स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है, रंध्र या स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में, ठीक है। और पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों को क्या बोला जाता है,
पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों को क्या बोला जाता है? रंध्र या स्टोमाटा बोला जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब सुनिए क्या लिखा हुआ है कि ये हो गया। उसके बाद में रंध्र में जो छिद्र होता है उनका नियंत्रण द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब यहाँ पे मेरी बातों को सुनना है। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होता है ना, तो आखिर वह छिद्र है तो वह खुलेगा और बंद होगा कैसे? तो सुनिए, द्वार कोशिका के कारण उसका नियंत्रण होता है, यानी खुलता है या बंद होता है, खुलता है या बंद होता है। इतना समझ में आ गया? किसके कारण? अब सुनो कैसे, कब? तो जब पत्तियों में, यानी कि पत्तियों में जब पानी भर जाता है, जल भर जाता है, तो अगर मान के चलिए आपके मुंह में माने पानी भरा रहेगा, जैसे हम कूला कहते हैं ना, तो कूला रहेगा भरल, तो इसे खोल कर रखिएगा कि बंद करके? मतलब मुंह में यदि पानी भरा रहेगा तो खोल कर रखेंगे तो सीधे क्या हो जाएगा? अब बताइए, तो गिर जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए बंद करके रखा जाता है। समझ में आया? सही बोले हैं? नहीं। अब सुनिए, जब पत्तियों में जल भरा रहता है, रंध्र में जल जब भरा रहता है, तो मुंह खुला हुआ रहता है। क्या रहता है? खुला। विपरीत समझेंगे कि जब जल भरा हुआ रहता है तो जल ज्यादा होता है, तो रंध्र की मुंह जो होती है वह क्या होते हैं? छिद्र जो होते हैं वह क्या होते हैं? खुले हुए रहते हैं। और जैसे ही जल निकल जाता है, मुंह सिकुड़ करके क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। समझ में आ गया? तो पत्तियों के जो रंध्र, पत्तियों में जो मौजूद रंध्र होते हैं, उसका छिद्र जो होता है, रंध्रों के छिद्र जो होते हैं वह किसके द्वारा नियंत्रण होता है? तो द्वार कोशिकाओं के द्वारा। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पत्तियों में रंध्र होता है और उसी के द्वारा क्या होता है, माने श्वसन की प्रक्रिया, यानी पत्तियां जो है रंध्र और वात रंध्र के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। अब रंध्र कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। और वात रंध्र कहाँ होता है? तो पुराने वृक्षों के छाल, जिसको हम लोग कहते हैं छिलका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको छिलका कहते हैं, नहीं कहते हैं क्योंकि ऊपर वाला मैंने परत नहीं होता है, हटाया जाता है, तो उसी में क्या होता है? वात रंध्र होता है। उसके द्वारा श्वसन की प्रक्रिया कहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और कौन सी क्रिया द्वारा? तो विसरण क्रिया द्वारा। कौन सी क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। समझ में आ गया? देखिए लिखा हुआ है, पत्तियों में रंध्र होते हैं, उसी रंध्रों के द्वारा पौधे क्या करते हैं, माने पत्ती जो होता है वह क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। और कौन सी क्रिया द्वारा? तो विसरण क्रिया द्वारा। किस क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। इतना समझ में आ गया? अब सुनो, रंध्र का खुलना या बंद होना जब द्वार कोशिका जल अवशोषित करके फूल जाती है। अभी न समझा है? जब जल क्या करता है? अवशोषित कर लेता है और फूल जाता है, तो फूल जाती है तो रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है? देखो, समझ में आ गया? फिर से मेरी बातों को सुनना है कि जब पानी खूब भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। पानी जब भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। अब बंद नहीं होगा। क्या बोले हैं? खुल जाएगा। और जैसे पानी खत्म होगा वह सिकुड़ करके क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? अब यहाँ प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या है, तो उंगली पर ही गिन लो। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? क्लोरोफिल है। उसके बाद सूर्य प्रकाश है, खनिज लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है? अब खनिज लवण, जल इसलिए नहीं बोले हैं, मैंने है लेकिन इसलिए नहीं बोले हैं क्योंकि जल में ही तो घुला हुआ खनिज लवण होता है। तो जल में ही घुले हुए खनिज लवण पौधे क्या कर लेते हैं? मूल रोमों के द्वारा अवशोषित करके कहाँ पहुंचा देता है? पत्तियों पर। समझ में आ गया? पत्ती पर पहुंचा दिया और कह दिया ले भाई अब सारा सामान पहुंचा दिए, अब तुम क्या करो? खाना बनाओ। पहले बनेगा तब न खाएगा, पहले ही जा रहे मर्दे से। तो इतना समझ में आ गया? तो ये समझिए, क्लोरोप्लास्ट की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, सूर्य प्रकाश का जरूरत होता है, जल एवं खनिज लवण की जरूरत होती है। अब यहाँ पे आगे फिर समझिए थोड़ा सा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे का रंग नहीं मायने रखता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हरा होना जरूरी नहीं है। क्या? हरा होना जरूरी नहीं है। जरूरी है तो किसकी? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्या किस चीज की जरूरी है? क्लोरोफिल होना जरूरत है। हरा हो या नहीं हो उससे हमको मतलब नहीं है।
पौधे को भी उससे मतलब नहीं है। होना क्या चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल होगा तो वह सूरज के प्रकाश को क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। समझ में आ गया? अब सुनिए, क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं? तो क्लोरोफिल अणुओं को। समझ में आ गया इतना बात? कोई दिक्कत? इसके बाद अब आगे हम लोग को क्या पढ़ना है? मनुष्य का पाचन तंत्र यानी कि जंतुओं का पोषण। समझ में आ गया? अब क्या है कि परपोषी, परपोषी बताए थे ना कि परपोषण जो होते हैं, परपोषी जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पहले बार बार एक ही चीज को हम लोग रिवीजन करते जाएंगे, बार बार रिपीट करेंगे ताकि दिमाग में सेट हो जाए। तो परपोषी जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। अब यहाँ पे समझिएगा, इसमें एक जीव का जिक्र हो रहा है। किस जीव का जिक्र हो रहा है? अमीबा का। किस जीव का जिक्र हो रहा है? अमीबा। तो अमीबा जो होता है ना वह एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा कैसा होता है? एक कोशिकीय और मृदु जलीय होता है। अमीबा एक कोशिकीय होता है, मृदु जलीय होता है और उसका आकार जो है ना वह अनिश्चित होता है। अगर हम आपसे पूछे कि अमीबा का आकार जो है वह किसके कारण बदलता है, तो कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बनता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण क्या होता है? अमीबा का आकार बदलते रहता है। और इसका जो भोजन होता है वह शैवाल है, बैक्टीरिया है और डाइटम है। इतना समझ में आ गया? अब सुनिए ध्यान से, भोजन का पाचन यानी कि यह अपना भोजन जो है वह कोशिका द्रव के माने कोशिका द्रव में एंजाइमों के द्वारा, किसके द्वारा? एंजाइमों के द्वारा। और कहाँ? कोशिका द्रव में। कहाँ? कोशिका द्रव में और एंजाइमों के द्वारा करता है। अब ये अमीबा जो है यानी कि भोजन जो है वह कैसे अंतर्ग्रहण करता है, इस बात को समझो। देखो, जब भोजन रहता है तो अमीबा वहां पे धीरे 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 वहां पे पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद भोजन जहां है वहां पर कुटपाद को क्या कर लेता है? निर्माण करता है और कुटपाद का दोनों मुंह सट जाता है और उसको कवर कर लेता है। कवर करने के बाद उसमें भोजन रसधानी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भोजन रसधानी का निर्माण करता है और उसके बाद एंजाइमों के द्वारा उसको भोजन को गला देता है, पचा लेता है। समझ में बात इतना आ गया? यानी कि आपको सिर्फ समझना था अमीबा भोजन का क्या करता है? भोजन का पाचन कोशिका द्रव में करता है, एंजाइमों के द्वारा करता है और कुटपाद के द्वारा वह क्या करता है? ग्रहण करता है। समझ में बात आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पैरामीशियम। तो पैरामीशियम भी है ना, पैरामीशियम भी जो है वह एक मृदु जलीय है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं है, सॉरी अनिश्चित नहीं है, निश्चित है। पैरामीशियम का आकार क्या है? निश्चित है। पैरामीशियम का आकार निश्चित है और इसका शरीर जो है ना सिलियों से, सिलिया से क्या होता है? ढका होता है। सिलिया से ढका होता है और यह अंतर्ग्रहण जो है कोशिका मुख या साइटोम के क्या है? साइटोएस्टोम, साइटोएस्टोम के द्वारा करता है। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? इतना तक हो गया। अब आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आगे अब हम किसके बारे में? तो मनुष्य का पाचन तंत्र यानी मनुष्य का जो, तो पाचन तंत्र का शुरुआत कहां से होता है? मुख से होता है, यानी मुख गुहा से होता है। तो अब हम लोगों को एक एक पॉइंट हम लिख देते हैं कि मुख में यानी मुंह में दांत है, कई गो दांत है, जीभ है, जीभ पर क्या है? तो जीभ पर क्या है? अच्छा, कहते हैं ना, सुनो, कहते हैं, मेरी बातों को खूब ध्यान से समझना। कहते हैं कि मनुष्य जो भी है, माने जो भी मनुष्य है उसके मुख पर क्या होता है? मुख से निकला हुआ बात क्या होता है? सत्य होता है। ठीक है, यानी कि कभी न माने कोई ना कोई बात क्या होता है? सत्य होता है। और आगे क्या है? मनुष्य का पाचन तंत्र। तो देखो ध्यान से कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए क्या होता है? एक विशेष प्रकार का अंग होता है। क्या? तो भोजन पाचन के लिए हमारे पास क्या है? विशेष प्रकार का अंग है कि नहीं? मुंह से क्या करते हैं? घोटते हैं। उसके बाद में जीभ, अच्छा जीभ के द्वारा घोटते हैं, मुंह में रखते हैं, जीभ के द्वारा घोटते हैं। यानी कि एक बात बताते हैं, जैसे आप सही बोले हैं, जीभ जो होता है ना वह भोजन को निगलने में भी क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, तो अब एक बात समझना है, तो हम लोग के लिए एक विशेष प्रकार का, हमारे पास विशेष प्रकार का अंग है। तो क्या लिखा हुआ है? मनुष्य
तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग होते हैं जिसे आहार नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार नाल। आपसे पूछा जाएगा आहार नाल किसे कहते हैं, तो मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आहार नाल। आहार नाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचन के लिए क्या करती है? पाचक रस स्रावित करती है। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, पाचक रस स्रावित हो रहा है और किससे हो रहा है? तो पाचक ग्रंथियों के द्वारा, ठीक है। और आहार नाल से संबंधित कुछ ग्रंथियां हैं, यानी आहार नाल से संबंधित है पाचक ग्रंथियां, और इसी पाचक ग्रंथि से पाचक रस का निर्माण होता है। क्या होता है? पाचक रस स्रावित होता है। कहता है आहार नाल इससे संबंधित पाचक ग्रंथियां और पाचन की क्रिया मिल करके पाचन तंत्र का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है? तो देखो आहार नाल, ठीक है, से संबंधित जो पाचक ग्रंथियां है ना और पाचन की क्रिया है, वो सभी मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोगों को समझना है कि मनुष्य का जो आहार नाल है, आहार नाल, उसके बारे में कि आहार नाल कैसा होता है, किस प्रकार का होता है। तो देखो, खाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है? मुख से। अभी मत कह देना सर हाथ से नहीं शुरू हो रहा है, तो हाथ से सहयोग हो रहा है उठाने का, खाने का शुरुआत नहीं हुआ है। जब तक हाथ में रहता है तब खाना खाना चीज नहीं ना कहते हैं, हाथ में है तब तक नहीं ना कहते हैं खा रहे हैं। जब तक मुंह में नहीं जाता है तब तक तो शुरुआत, यानी कि आहार नाल की शुरुआत कहाँ से हो रही है? मुख गुहा से हो रही है, यानी कि मुख से हो रही है। समझ में आ गया? तो अब सुनिएगा कि आहार नाल की लंबाई जो होती है ना, आहार नाल की लंबाई 8 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 मीटर से 10 मीटर तक, 8 मीटर से 10 मीटर तक, 8 मीटर से 10 मीटर तक। और मुख गुहा से उदर गुहा तक फैली होती है, यानी आहार नाल मुख गुहा से लेकर के उदर गुहा तक फैली होती है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा आहार नाल कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला होता है? मुख गुहा से लेकर के उदर गुहा तक। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। और मुख गुहा जो होता है वह क्या है? मुख गुहा क्या है? तो सुनिए, बहुत चिल्ला रहा है, तुम बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, समझा? उतना नहीं चिल्लाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मुख गुहा क्या है, तो यह आहार नाल का पहला भाग है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या है, तो मुख गुहा है। आहार नाल का पहला भाग क्या है? मुख गुहा है। आहार नाल की लंबाई कितनी है? 8 से 10 मीटर है। और मुख गुहा से लेकर के उदर गुहा तक आहार नाल फैला हुआ रहता है, यानी मुख गुहा से लेकर के और उदर गुहा तक आहार नाल की लंबाई होती है। और लंबाई कुल कितना है? 8 से 10 मीटर होता है। और मुख गुहा जो है वह आहार नाल का क्या है? पहला भाग है। इतना तक समझ में आ गया। अब सुनिए क्या लिखा हुआ है कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है जीभ के बारे में। तो कौन नहीं जानता है कि जीभ बड़ा चटोर होता है, यानी कि जीभ, तो जीभ चटोर है, मतलब स्वाद मिलने वाला चीज है। तो जीभ पे स्वाद कैसे मिलता है? तो जीभ पर जो छोटे छोटे क्या होते हैं? अंकुर होते हैं, दाना होता है, वही स्वाद कलिया होता है। तो जीभ पर जो छोटा छोटा दाना है वह स्वाद कलिया है। तो अगर वो खत्म हो गया मतलब स्वाद मिलना क्या हो गया? खत्म हो गया। इतना समझ में आ गया? स्वाद मिलना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है कि उसको खत्म नहीं करना है, उसको यानी कि जीभ पर जो छोटे छोटे दाने हैं उसको खत्म नहीं, अगर जिसका खत्म हो गया उसको ना स्वाद मिलेगा ना कुछ, ना तीखा मीठा खट्टा कड़वा कुछ चीज पता नहीं चलेगा। ये स्वाद कलिया है, यानी कि जीभ पर जो छोटे छोटे दाने अंकुरित है वही स्वाद कलिया है। अगर वो खत्म हो गया तो आपके खाने का मतलब खाना जो भी खाते हैं कुछ भी उसका टेस्ट मिलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब आगे हम लोगों को ये तो पता चल गया स्वाद कलिया कहाँ होती है, तो जीभ पर। कैसा होता है? छोटा छोटा क्या है? ठीक है। अब इहो बताएं क्या कि एक जीभ का एक भाग पीछे सटा होता है और एक भाग बाहर खुला रहता है लबलबाने के लिए, ऐसा बात नहीं ना। तो अब सुनिएगा दांत के बारे में। दांत का अब बात करते हैं। चलो हमको तो पिक्चर बनाने नहीं आएगा लेकिन बना देते हैं, ऐसा ही दांत कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से
शोर लेखा बना देते हैं, ये मसूड़ा यानी कि मांस में यहाँ पे धसा देते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बना दिए, मांस बना दिए। ठीक है, अब सुनो, मांस में जो धसा हुआ भाग होता है और ऊपर जो भाग होता है और बीच का जो भाग होता है, इन सबके बारे में सबसे पहले जानो कि मुंह में, यानी कि आप जीभ के बारे में समझ गए, पहला भाग मुंह है ये भी समझ गए। तो एक बात बताओ, वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो दांत कितना होता है? 32 गो होता है। समझ में आ गया? अब दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कतरनक होता है, ठीक है, क्या है, कतरनक होता है, भेदक होता है, अग्र चवर्णक होता है और चवर्णक होता है। इसी को क्या बोलते हैं? इंसाइजर बोलते हैं, और भेदन को केनाइल बोलते हैं, और अग्र चवर्णक को प्रीमोलर, और चवर्णक को क्या बोला जाता है? मोलर बोला जाता है। इतना समझ में आ गया? अब सुनिएगा कि यहाँ पर कितने माने भाग में बटा हुआ है। तो देखो, सिर या शिखर किसको बोलेंगे? तो ऊपर वाला भाग जो होता है सिर या शिखर कहलाता है। उसके बाद में ग्रीवा या गर्दन क्या होता है और जड़ क्या होते हैं? तो ग्रीवा या गर्दन, बीच वाला भाग गर्दन हो जाएगा, और यानी कि है बीच वाला भाग क्या हो जाएगा? ग्रीवा या गर्दन। और नीचे जो धसा हुआ है मसूड़ा में, जो जमीन माने क्या मांस में लगा हुआ है, वह भाग क्या हो जाएगा? जड़। इतना समझ में आ गया? अब सुनिएगा, दांत के भीतर मज्जा गुहा होती है, यानी कि दांत जो है ना, अब तो दांत हम चीर फाड़ के किसी का नहीं बता रहे हैं, लेकिन दांत है उसके भीतर जो है वह क्या चीज रहता है? तो दांत के भीतर क्या चीज रहता है? मज्जा गुहा रहता है। और दांत के ऊपरी माने ऊपर जो होते हैं वह दंत अस्थि या डेंटाइन होता है। याद रखना, ये सारे के सारे पॉइंट हैं। दांत के भीतर क्या पाया जाता है? मज्जा गुहा। दांत के ऊपरी परत यानी ऊपर जो होता है वह क्या होता है? उसके बाद डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है। यही क्या करता है? इसको मजबूत बना के रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब उसके बाद में वयस्क मनुष्य के बारे में तो बता ही दिए कि कितने दांत होते हैं। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई कंफ्यूजन नहीं है?